Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. Hey guys, तो आज की क्लास में हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में पार्ट 2। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस में b। ठीक है, और इसके बारे में हमने बात करी थी कि इसके जो जीरोस हैं, इसका जो जीरो है लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, उसे कैलकुलेट किया जा सकता है माइनस बी अपॉन ए की हेल्प से, जहाँ पे ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी क्या है कांस्टेंट टर्म। समझ में आ गई? तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो को निकाल सकते हैं हम माइनस बी अपॉन ए की मदद से। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल हो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज की क्लास में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उनके जीरोस के बारे में जीरोस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जहां हमने बात करी थी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही बात हुई थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं उनकी डिग्री क्या है, डिग्री 2 है। और डिग्री 2 के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो बनेगा पी ऑफ एक्स, वो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बनेगा। ठीक है, अब अगर इसकी बात करी जाए तो ये किसको डिनोट करता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, दीज रिप्रेजेंट द पैराबोला। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पैराबोला होते क्या हैं, अगर हम बात करें तो अगर एक कार्टेशियन प्लेन पे रख दिया जाए, ग्राफिकल मेथड से अगर हम कैलकुलेट करेंगे और इनके अलग अलग वैल्यूज़ पे अगर हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि एक पैराबोला जो है वो इस तरीके की शेप को डिपिक्ट करता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एक पैराबोला को। ठीक है, ये पैराबोला हमारे पास अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर पैराबोला का यही होता है जिसमें एक बार वैल्यू इंक्रीज़ होती हुई डिक्रीज़ करती है और फिर दोबारा से इंक्रीज़ करती है एक मीन पोजीशन पे, एक हाईएस्ट, या फिर आप बहुत बात कर सकते हैं कि एक जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, उस पर गिरती है या उठती है और फिर उसी तरीके से एक कर्व को रिप्रेजेंट करती है। पैराबोला एक कर्व है। ठीक है, इस तरीके से ये जो एक शेप बन रही है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं वो असल में एक लाइन को नहीं, वो एक कर्व को जो पैराबोला कहलाता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो पैराबोला है अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर केस में ना तो ये किसी वैल्यू पे, जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि कुछ केसेस में ये जो पैराबोला है ये इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, या वाई एक्सिस पे, या फिर कभी इंटरसेक्ट करते भी नहीं है। तो जब ये इंटरसेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस पे तो हम देखेंगे कि ये एक नहीं, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी। ठीक है, तो जहाँ पे हमने बात करी थी लीनियर इक्वेशंस में कि वो लीनियर इक्वेशंस में जो एक्स की वैल्यू जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, अगर हम लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो क्योंकि वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल था पी ऑफ एक्स और उसकी जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी वो एक्स को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वही क्या था, उसका ज़ीरो था। ठीक है, वही क्या था, उसका ज़ीरो था। सेम उसी तरीके से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका पैराबोला एक्स एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और इस केस में जो हमारे पास वैल्यू आएंगी एक्स की वो क्या कहलाएंगी, ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गई? तो अगर हम बात करें ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इन p of x in a polynomial p of x
such that the value of p of x becomes 0. 0 is called zero of the quadratic polynomial. हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ज़ीरो क्या हो जाएगा, वो x की वैल्यू जहाँ पे उस पूरे पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी लीनियर पोलिनोमियल में x की वो वैल्यू जब पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास ज़ीरो ऑफ दी लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। सेम उसी तरीके से ज़ीरो ऑफ दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी हो जाएगी, x की वो वैल्यू जिसमें हमारे पास पूरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एक ज़ीरो क्या है पोलिनोमियल का, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल है 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2। मान लेते हैं हमारे पास कोई p ऑफ x है जो कि ये है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो अगर इसके ज़ीरोज़ की बात करें तो कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो उससे पहले हमारे पास ये पता होना चाहिए कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करके ही हम उसके ज़ीरोज़ को कैलकुलेट करेंगे। और ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसके ज़ीरोज़ को उसके फैक्टर्स कैसे करते हैं या उसकी फैक्टराइजेशन किस तरीके से की जाती है। हम कॉमन करते हैं और हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, वो है हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट की मदद से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर p ऑफ x को मैं फैक्टराइज करना चाहूँ तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इस 5x को इस तरीके से स्प्लिट किया जाएगा कि हमारे पास कुछ x स्क्वायर के कोफिशिएंट में भी कॉमन आ जाए और कुछ हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसमें भी कुछ कॉमन आ जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका बेसिक तरीका ये है कि जो हमारे पास एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 2। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। ठीक है, कि एक्सट्रीम जो टर्म्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 5 को इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना बने, -6 बने, क्योंकि 3 इंटू -2 दैट इज़ -6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास 6 बने और एडिशन करने पे कितना बने, 5 बने। तो वो एक ही तरीका है, वो है 6 इंटू -1। ठीक है, 6 में -1 करोगे तो आपका एडिशन पे 5 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो इसको तोड़ देंगे हम, प्लस में 6x माइनस में x माइनस 2, इस तरीके से तोड़ देंगे। अगर फैक्टराइज करेंगे तो इनको अलग और इनमें कॉमन देखेंगे, कॉमन करेंगे तो हम पाएंगे कि वो हो जाएगा 3x कॉमन आ रहा है इसमें, ये हो जाएगा x प्लस में 2 और यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में 2 और यहाँ से कॉमन करेंगे तो x प्लस में 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो 3x माइनस 1, ये हो जाएगी हमारे पास फैक्टराइजेशन। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए x की वो दो वैल्यूज़, ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हमारे पास इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। कब आती है, एक बार तो x आती है x इज इक्वस टू 2 पे और एक बार आती है x इज इक्वस टू 1/3 पे। आप अगर चेक करेंगे तो एक बार x इज इक्वस टू 2 पे और एक बार x इज इक्वस टू -3 पे, सॉरी 1/3 पे वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अगर हम चेक करें जैसे p ऑफ 2, अगर p ऑफ 2 निकालना हो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है। तो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 2 माइनस 2, अगर आप देखेंगे सॉरी -2, यहाँ पे कितना है, -2 है ये। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 4 प्लस 10 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 2 दैट इज़ 12 माइनस 12 और वो हो जाएगा 0। इसका मतलब पॉलिनोमियल p ऑफ x
टू पे कितना आता है, 0 आता है, सॉरी माइनस टू पे क्या आता है, 0 आता है। सेम उसी तरीके से आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि पी ऑफ 1/3 मतलब कि x बराबर 1/3 पे भी कितना आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब x बराबर -2 एंड x बराबर 0, ये दोनों क्या है हमारे पास, 0 है। दीज आर zeros ऑफ द पोलिनोमियल। ये क्या है, पोलिनोमियल के 0 है। आई बात समझ में। एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर देंगे। और क्योंकि हमने देखा भी है पहले भी कि अगर आप पोलिनोमियल के 0 निकालना चाहते हैं तो असल में आप पोलिनोमियल को किसके बराबर रखना चाहते हैं, 0 के बराबर रखना चाहते हैं। तो जब इसको 0 के बराबर रख देंगे तो या तो x + 2 बराबर 0 हो जाएगा या फिर 3x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। अगर x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आएगा, -2, और 3x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू रखने पे ही हमारा पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो ये है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखो तो हमारे पास जो सम है, सम ऑफ ज़ीरोज़, अगर आप सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो हमारे पास ज़ीरोज़ क्या क्या है, -2 और 1/3। देखना, -2 प्लस में 1/3 एलसीएम लेंगे तो 3 दैट इज़ -6 + 1 दैट इज़ -5/3। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करूं, किसकी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अगर मैं इन ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट कर लूं मतलब -2 इंटू में 1/3 इनका प्रोडक्ट कर लूं तो वो आ जाएगा -2/3। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, यहाँ 2 है, -2, और 3। तो एक चीज़ मुझे नोटिस में आ रही है वो ये है कि अगर मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ करता हूँ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करता हूँ तो उसका कुछ ना कुछ लेना देना तो है ज़रूर इन कोफिशिएंट्स का। इसका मतलब देयर इज सम रिलेशन between the zeros and the coefficients in a polynomial। और ये रिलेशन हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर भी देखा था कि जहाँ लीनियर पॉलिनोमियल्स जो है ax + b के रूप में लिखा जाता है उसका ज़ीरो जो है -b/a से कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें कोफिशिएंट्स की मदद से ही क्या पता चल जाएगा, ज़ीरो पता चल जाएगा अगर हम ध्यान से देखें तो। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर है, अगर आप नोटिस करो तो सम ऑफ ज़ीरोज़ है -5 जो कि क्या है, माइनस इंटू में कोफिशिएंट ऑफ x, 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, अपॉन में यहाँ पे बात की जाए तो कोफिशिएंट जो 3 है वो क्या है, x, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। सेम उसी तरीके से अगर इसकी बात करी जाए तो -2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, और 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और अगर इसको एक जनरल फॉर्म दे दिया जाए तो क्या, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म में डालूं जो कि क्या होती है, p ऑफ x की अगर जनरल फॉर्म देखी जाए तो होती है ax² + bx प्लस में c, ये होती है जनरल फॉर्म। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ x देखा जाए तो वो b होता है, मतलब कि -b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है, c है,
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। इसका मतलब हमारे पास जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो क्या है, सी अपॉन ए के बराबर। ये एक बेसिक सा रिलेशन है जो हमें समझ में आता है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में, अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो किसके बराबर है, वो है माइनस बी अपॉन में ए के बराबर। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो किसके बराबर है, सी अपॉन में ए के बराबर। जहाँ पे हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ए क्या है, वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये सब किसके लिए है, अगर मेरे पास पी ऑफ एक्स कितना है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उस केस में जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। आई बात समझ में। ये एक बेसिक सी जनरलाइजेशन है जो अभी तक हमने देखी, और ये फैक्ट है कि अगर मैं मान लेता हूँ कि लेट अल्फा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन हम बात करें तो जो अल्फा प्लस बीटा है हो जाएगा सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, और अल्फा गुणा बीटा जो है वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। अब ये कैसे है, अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की बात, पी ऑफ एक्स के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, अगर ये एक हमारे पास जनरल पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, अगर अल्फ़ा और बीटा है, ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इफ़ ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा देन फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, यही होंगे, आया ना। ये हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मेट है हमारे पास, तो हम जानते हैं कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं के इंटू में एक्स माइनस अल्फ़ा, ठीक है, सॉरी इसको कैसे लिख सकते हैं हम, के इंटू में एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू में एक्स माइनस बीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें हम तो वो हो जाएगा हमारे पास के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ से अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में के अल्फ़ा बीटा, इस तरीके से आ जाएगा। ये कैसे आया, अगर आपको याद हो आइडेंटिटी हमारे पास, आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, x माइनस ए एक्स माइनस बी, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो वो क्या हो जाता था, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में ए प्लस बी, सॉरी प्लस
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, प्लस में ए गुणा में बी, यही होती थी हमारे पास आइडेंटिटी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के लिए हम आइडेंटिटी खोल देते तो ये होती थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में ए प्लस बी प्लस में ए इंटू में बी। सेम यही तरीका है। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ठीक है। इसकी मदद से हमने इसको रिजॉल्व किया है। तो आप देखेंगे एक चीज़, ये जो कांस्टेंट के है ये हर केस में है, ठीक है। और अगर आप नोटिस करोगे और इसके LHS, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के LHS एंड RHS को ऑन कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन करोगे दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो आप नोटिस करोगे कि जो इस पर्टिकुलर साइड में x का कोफिशिएंट है वो क्या है, k, हाँ है ना। इसका मतलब k क्या है, a के बराबर। और अगर हम बात करें तो b क्या है, b है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस k इंटू में अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ से अगर हम बात करें c की तो वो किसके बराबर आ जाएगा, k अल्फा बीटा के बराबर आ जाएगा। अब आप अगर देखोगे तो a अपॉन बी, सॉरी b अपॉन a माइनस b अपॉन a, तो वो नोटिस करेंगे, आप नोटिस करेंगे तो चेक करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आएगा। कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ से a और b को देखूँ तो a अपॉन बी करने पे वो क्या आ जाएगा, k अपॉन में माइनस k इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा, यही आएगा। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा a अपॉन बी किसके बराबर, 1 अपॉन में माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के, ठीक है। और यहाँ से अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा b अपॉन ए के, और अल्फ़ा प्लस बीटा वो आ जाएगा माइनस b अपॉन ए के। ये एक बेसिक जनरलाइजेशन है जो इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करने पे पता चलती है कि जो हमारे पास a और b हैं उनको हम जो रूट्स हैं उनके सम के हिसाब से लिख सकते हैं। कैसे कि जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है, क्या सम ऑफ रूट्स है वो किसके बराबर आता है, वो आ जाता है हमारे पास माइनस b अपॉन में a के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस b अपॉन ए के, ठीक है। सेम उसी तरीके से जैसे हमने बात करी कि a किसके बराबर आया था, k के बराबर, b बराबर आया था माइनस k इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा, और c बराबर आया था k अल्फ़ा बीटा के। तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स हैं मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो आया था माइनस b अपॉन ए के, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो किसके बराबर आएगा, अल्फ़ा बीटा वो आ जाएगा हमारे पास c अपॉन ए के, ठीक है। ये हम ऑब्ज़र्व करेंगे अगर हम चेक करेंगे, ठीक है। ये कैसे आया, तो आप अगर नोटिस करें तो अगर मैं a अपॉन सी करता हूँ, a और c का रेशो निकालता हूँ तो वो किसके बराबर आएगा, a जो कि k के बराबर है और k अल्फ़ा बीटा के। तो a अपॉन सी किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 अपॉन में अल्फ़ा बीटा के। तो अल्फ़ा बीटा यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा c अपॉन में a के बराबर, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ओवरऑल हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई उससे हमें ये पता चला कि जो सम ऑफ रूट्स है
सम ऑफ रूट्स है अगर हमारे पास इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स और ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। अगर एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और उसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके बराबर आएगा? वो आ जाएगा हमेशा बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो आएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा दैट इज माइनस सी अपॉन में ए के, सी अपॉन में ए के। ठीक है, यहाँ पे ए बी और सी क्या है? ये हमारे पास अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं। सी कॉन्स्टेंट है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके सम ऑफ ज़ीरोज़ वो कितना दे रखा है? -3, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। सम ऑफ ज़ीरोज़ -3 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 2 है। तो हमें निकालना क्या है? टू फाइंड द पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल निकालना है इन पर्टिकुलर सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए। तो अगर हम देखें तो हमें गिवन क्या क्या है? अगर हम देखें तो हमें गिवन है सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि कितना है? -3 है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फ़ा बीटा जो कि किसके बराबर रखा है? 2 के। और मुझे पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। और हम जानते हैं कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो एक पर्टिकुलर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके कोफिशिएंट और कॉन्स्टेंट्स के मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए के। और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है दैट इज़ अल्फ़ा बीटा वो किसके बराबर हो जाएगा? सी अपॉन में ए के। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस बी अपॉन में ए तो किसके बराबर आना चाहिए? क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है? -3 के। और यहाँ से सी अपॉन में ए किसके बराबर आना चाहिए? वो आना चाहिए 2 के। अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में देखूँ तो ये है -3 अपॉन में 1, 2 अपॉन में 1। तो यहाँ से मैं एक चीज़ कंफर्म कर सकता हूँ कि ए कितना है? 1 है। बी कितना है? माइनस बी अगर -3 के बराबर है तो बी किसके बराबर आ जाएगा? 3 के। और सी किसके बराबर है? 2 के। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में देखूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो उसमें मुझे ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी पता है। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो है वो कितना आ जाएगा मेरे पास? वो आ जाएगा ए दैट इज़ 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में बी दैट इज़ 3 इंटू में एक्स प्लस में सी दैट इज़ 2। तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। आई बात समझ में? इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं देखूंगा अगर मैं उन्हें सॉल्व कर सकता हूं तो। थैंक यू।